तो लास्ट क्लास में हमने जो रेजिस्टेंस है उसका डिपेंडेंस पढ़ा था, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। और वहाँ पे हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस जो मेटल्स का होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से करके रखेंगे। और एक हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी एक फॉर्मूला लिखा था कि R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना। वहाँ पे R क्या था, जिस भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पूछना चाहता है वो था, और R0 क्या था, इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस था, डेल्टा टी T2 माइनस T1 था। तो वहाँ से भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है। वहाँ से हमने ये भी देखा था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उसका रीज़न क्या था पॉजिटिव नेगेटिव होने का? उसका रीज़न ये था कि मेटल्स का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो R2 माइनस R1 लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो मतलब R2 कम है, R1 ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं उसको, देखिए। और यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बनता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल j से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। J रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जूल का नहीं है ना। नॉर्मली J हम जूल के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, बट हेयर J इज यूज्ड फॉर द करंट डेंसिटी। ओके, तो J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I डिवाइड बाई A। फॉर्मूला क्या होता है, I बाई A। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो एरिया है, ये जो भी एरिया है वो नॉर्मल टू द करंट होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए, नॉर्मल टू द करंट होगा। और I क्या है, करंट फ्लोइंग। नॉर्मल टू द करंट का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर का एरिया है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर लोगे तो नॉर्मल वेक्टर इसका तो ऐसे जाएगा। नॉर्मल वेक्टर पता है ना आपको क्या होता है, जो भी एरिया होता है उसका नॉर्मल जो भी होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ए को मैं ये बोल देता हूँ, और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों नॉर्मल हो गए। तो इस फॉर्मूले को लिखूंगा मैं I डिवाइड बाई A। बट अगर ऐसा हो कि जैसे एरिया तो इस प्रकार से है, एरिया तो ऐसे है और ये एरिया वेक्टर हुआ है ना, बट करंट जो है वो करंट इस प्रकार से जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इस केस में इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि ये जो एरिया है करंट के अलोंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया था इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इधर इसके साथ इधर कंपोनेंट क्या आएगा, कोस कंपोनेंट आएगा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस कंपोनेंट आएगा, ए कोस थीटा आएगा मतलब, है ना। तो इसका अगर हम इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट ले लेंगे इसके साथ, तो इसको हम लिख देंगे उस केस में J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई A कॉस थीटा। J इज इक्वल टू I बाई A कॉस थीटा। किस केस में, जब इस प्रकार से एंगल बन रहा हो तो। ओके, अब देखिए ये जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप याद करके ध्यान से रखेंगे। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखो यहाँ से J जो करंट डेंसिटी है वो है I एंड A। A यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो I क्या आएगा, JA कोस थीटा आएगा। I की वैल्यू कितनी आएगी, JA कोस थीटा, I इज इक्वल टू, ये बनेगा ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिख दूं, J डॉट A लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कोस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना। क्लास 11 में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़े है ना आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट लगेगा तो J डॉट A हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं,
स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। आई क्या है? करंट है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। कल का जो वीडियो था उसके अंदर आपको बताया था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन जब आप करंट के देखते हो तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है? इफ चार्ज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, चार्ज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, अगर चार्ज किसी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो करंट होता है। तो वहां एक डाउट क्रिएट होता है, चार्ज है, डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमने ये स्टडी किया है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। समझते हैं ना? तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो बहुत से बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि स्केलर बोलो या वेक्टर बोलो, क्योंकि अगर वो वेक्टर बोलता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर बोलेगा। उसका कल एक रीजन मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि करंट जो होता है, जो वेक्टर के एडिशन के जो रूल होते हैं उसको फॉलो नहीं करता। करंट हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड होता है। मान लीजिए आपके पास 1 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है, ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐड होता है ना। और उसका एक दूसरा रीजन आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि करंट स्केलर क्यों है, क्योंकि करंट जो है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है। करंट डेंसिटी वेक्टर है, ये नॉर्मल था, ये इसका वेक्टर था, एरिया का एरिया वेक्टर है, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया करंट के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये करंट डेंसिटी की बात हुई। अब देखिए, हमने कल एक रिलेशन लिखा था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो था NEAVD, है ना। डी इसके बेस पे लिखना है। डी का मतलब ओनली ड्रिफ्ट है और डी का यहाँ पे कोई अलग से मतलब नहीं है। क्लियर? इसको आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? I डिवाइड बाई A इज इक्वल टू NEVD, यस और नो। एंड I बाई A को क्या बोल सकते हैं? J, करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू NEVD। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, राइट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आते आपको सभी हैं, बट प्रैक्टिस नहीं की होती, तो उसके कारण आप कंफ्यूज में हो जाते हो कि क्या आंसर लिखूं। देखो, ये फॉर्मूला आपको पता था, I इक्वल टू NEVD होता है। ये आपको पता है कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू I बाई A होता है। तो सिंपली मुझे करना क्या है? दोनों तरफ A से डिवाइड कर दो। A से डिवाइड करेंगे, इधर करंट डेंसिटी बन जाएगा, इधर NEAVD बन जाएगा। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, राइट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशनशिप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, करंट डेंसिटी J हो गई इज इक्वल टू NEVD का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है VD का फॉर्मूला? EV टो डिवाइडेड बाई ml। एंड व्हाट इज द टो? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द टो? इट इज द, तो क्या फॉर्मूला होगा करंट डेंसिटी का? उसका J इज इक्वल टू NE स्क्वायर V टो डिवाइड बाई ml। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस इज द करंट डेंसिटी। तो ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी के बीच में और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लिखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछेगा जो आपकी बुक में नहीं है, बशर्ते आपने उसके अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे देंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये आपके पास हो गया करंट डेंसिटी। एक नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट लिख सकते हो ना करंट डेंसिटी की, I बाई A इजीली लिख देंगे ना। क्या यूनिट होगी बताइए तो? एम्पियर मीटर स्क्वायर। I की यूनिट क्या है? एम्पियर। एरिया की यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हुई? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला
मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। ठीक है, इसकी यूनिट लिखेंगे तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है ये? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो क्या यूनिट बनी यहाँ से इसकी? यहाँ से बनी इसकी मीटर न्यूटन पर सेकंड पर कूलम। डेफिनेशन से यूनिट बनती है डायरेक्ट। ठीक है, अगली यूनिट इसमें और भी यूनिट लिख सकते हो, और सभी यूनिट जो होती है ना वो एक दूसरे के बराबर ही होती हैं, लिखने का वे अलग अलग हो सकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं ई वी टो, ई टो। ये फॉर्मूला भी होता है ना, ई टो डिवाइड बाई एम, और ई का फॉर्मूला होता है वी बाई एल। ई टो बाई एम भी लिख सकते हो, इसको ई वी टो डिवाइड बाई एम एल भी लिख सकते हो, है ना। वी बाई एल को क्या बोलते हैं? ई, है ना। इसलिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जैसा हमें ज़रूरत हो वैसा फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा ई टो डिवाइड बाई एम। ओके, अब देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोबिलिटी आपके पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास हुआ ई टो और डिवाइडेड बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देना है, ई कैंसिल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया। अब यूनिट क्या बची? यहाँ से अगर आप यूनिट लिखोगे तो ई की यूनिट क्या होगी? कूलम, चार्ज है। टो क्या है? टाइम है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। एम क्या है? मास, और मास की क्या होती है? किलोग्राम, तो पर किलोग्राम। ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है ना। लेकिन ऐसी यूनिट जो है पूछेगा नहीं आपसे, कूलम सेकंड पर किलोग्राम, ऐसी यूनिट नहीं पूछेगा आपसे। जो डायरेक्ट यूनिट होती हैं इस टाइप से, वो यूनिट पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान होना चाहिए। अब देखो जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी आपके पास दो चार्ज स्पीसीज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स की बात हम नहीं करेंगे, हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। कंडक्टर के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हो तो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं। उसमें एक पॉइंट और लिख लो, जो मैंने चार्ज कैरियर लिखवाए थे। अगर सेमीकंडक्टर्स में आपसे बताया था कि 3 प्रकार के कंडक्टर होते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब मेटल्स में मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें आयन्स होते हैं। और गैस के आप बताया था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे गैसेस इंसुलेटर होती हैं। बट जब हायर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर दें किसी गैस में, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट लगा के ऐसे उनके बीच में हम क्या करते हैं? हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो बीच की गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, तो उस केस में उसमें आयन्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और है कि सॉलिड कंडक्टर्स में एक हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं, है ना। और आपसे पूछ ले व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, होल्स जो होते हैं वो साइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। और होल क्या होता है, इसके ज़्यादा डिटेल जो है हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक यूनिट है, लास्ट की यूनिट है जो टर्म नंबर 2, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये देख लो कि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर्स, तो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स को इतना तो इंट्रोडक्शन ले लो होल का कि होल क्या होता है? होल्स होते हैं साइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। होल्स क्या होते हैं? साइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है। यहाँ इन दोनों में से आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मली इसको मैं यहाँ पे कंडक्टर जो हमारा होता है उसमें प्रोटॉन कंसिडर कर लेता हूँ, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच हैज मोर मोबिलिटी? आउट ऑफ
क्वेश्चन में लिख लो ये, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच हैज़ मोर मोबिलिटी या हायर मोबिलिटी। हायर मोबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज़्यादा मोबिलिटी किसकी आएगी? इलेक्ट्रॉन की आएगी या प्रोटॉन की आएगी? तो देखिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं मोबिलिटी का। मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ई टो डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई कैंसिल ई, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आया? ई टो डिवाइडेड बाई एम। ई और टो, ई कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तो टो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास मोबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से मास किसका ज़्यादा होता है? आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच हैज मोर मास। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करके रख लें, 9.1 10⁻⁻31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये देखिए -31 है और ये -27 है, तो ज़्यादा कौन है? ये वाला ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ, एंड हेयर मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो जिस भी पार्टिकल का मास हाइयर है उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो हम लिख देंगे मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। नेक्स्ट जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे थे, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में हमने जो मेन कंसेप्ट था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें ग्राफिकल वेरिएशन भी करना होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, अलग अलग मटेरियल्स का टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे वेरिएट करता है। तो 2-3 ग्राफ हमारे पास। सबसे पहला हम देख लेते हैं कंडक्टर्स के लिए, यानी मेटल्स के लिए। मेटल्स लाइक कॉपर है, यानी जो गुड कंडक्टर्स हैं उनके लिए, और हम ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में? टेम्परेचर के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ ऐसे होता है, लगभग इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन टाइप होता है। बट यहाँ से ये हल्का हल्का स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप, डॉट डॉट लगा के इसको डॉट डॉट करेंगे, लेकिन शेप इसकी कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से। ये होता है मेटल्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स के लिए, ठीक है। यहाँ से जो कल हम फॉर्मूला लिख रहे थे अल्फा इज इक्वल टू R2 - R1, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ, समझो इस बात को। और इनटू क्या था हमारे पास R1 × T2 - T1, ये था ना। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए कांस्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर को कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आओगे, आर की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए होता है। इट मीन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज। दूसरा जो केस हम लें, केस नंबर 2, वो हम सेमीकंडक्टर्स का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? सेमीकंडक्टर्स का। और सेमीकंडक्टर केस में हमने देखा था R2 इज लेस देन R1 होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। ये टेम्परेचर हुआ, ये रेजिस्टेंस है, तो उनका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। थर्ड ग्राफ हम ले लेते हैं एलॉयज के लिए। किसके लिए? एलॉय के लिए। एलॉयज के लिए कुछ ऐसा होता है, ये टेम्परेचर इसका एलॉय में ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे नाइक्रोम है ना। तो उन एलॉयज के लिए कैसा होता है?
ये होता है। और फोर्थ होता है जो इम्पोर्टेंट भी है, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर स्टडी करेंगे तो भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ वाला जो होता है वो होगा, दो स्पेशल मटेरियल हैं हमारे पास, एक तो मैंगनीन होता है और एक कॉन्स्टेंटन होता है। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन, दो टाइप के मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। उनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये टेम्परेचर होगा, इधर रेजिस्टेंस होगा, और वो एक इस प्रकार से लगभग एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे लगभग एक ऐसी लीनियर लाइन होती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनका ये जो है, ये जो दो मटेरियल है ना, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, दोनों को यूज़ किया जाता है, इनको अलग से डेट लगा के लिख लो, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होती हैं वो इन मटेरियल्स की बनाई जाती हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की। और आपने जो मीटर ब्रिज देखा था, मीटर ब्रिज में एक स्टील की जैसी वायर लगती है ना आपको, वो जो वायर, जैसे इस मीटर ब्रिज में वायर आपके सामने मीटर ब्रिज रखा हुआ है, इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो इसी मटेरियल का है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक वीडियो दिखाया था मैंने आपको, ओपन करके दिखाया था ना रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके अंदर जो आप वायर देख रहे थे वो वायर भी किसकी थी, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की थी। क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन ही हम यूज़ क्यों करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट सेम बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल एंड द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज एंड द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैटरी के ईएमएफ के बारे में। बैटरी का तो आपको पता है कि बैटरी एक डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। और बैटरी में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा आपने, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना। बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बैटरी के साथ दो टर्म एसोसिएट होती हैं फिजिक्स में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक ईएमएफ होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जिसको नॉर्मली टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक ईएमएफ होता है और एक बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमें स्टेप पढ़ना है। अब देखो, जो कोई भी बैटरी होती है, जैसे आपके पास में इसी बैटरी का एग्जांपल लो, ये बैटरी है ना। आप देखते हो ये जो बैटरी है इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक रेड वाला होता है और एक ब्लैक वाला होता है। जो रेड टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, ब्लैक टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, रेड टर्मिनल का अपना पोटेंशियल है, ब्लैक का अपना पोटेंशियल है। रेड टर्मिनल है हायर पोटेंशियल पे है, ब्लैक टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे। अब देखो ये जो बैटरी है इसके प्लस टर्मिनल जो रेड वाला और ब्लैक वाला जो माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल को और माइनस टर्मिनल को हमने आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब अब इसके अंदर जितना भी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और उसी मैक्सिमम डिफरेंस को हम बोलते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इसका। पूरा नाम क्या है इसको, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने ये केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा अभी, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आने वाला है। ये क्या है, ये ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए बोला, देखो शब्द पे अगर आप ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन और फोर्स, यानी इस फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्किट में। जब आप किसी भी सर्किट में बैटरी लगाते हो ना, जैसे आप बल्ब है, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बल्ब ग्लो करता है, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करता। बल्ब ग्लो क्यों किया, क्योंकि बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट किया सर्किट में फ्लो होने के लिए। अगर हम बैटरी हटा देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है चलने के लिए, तो जहाँ है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, है ना। तो ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करना है सर्किट में फ्लो होने के लिए, वो कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है।
तो उसके जो दो टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है पोटेंशियल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है, इस ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी टर्मिनल आपके पास आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि जैसे ही बैटरी को आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, बैटरी को क्या करते हैं सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं देन देयर इज सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना। तो उस दौरान इसके जो दो टर्मिनल हैं बैटरी के प्लस और माइनस, उनका जो ये मैक्सिमम था ये डिक्रीज हो जाता है, वो मैक्सिमम नहीं रहता, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये दो टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल प्लस है, दूसरा टर्मिनल माइनस है, और इस प्लस और माइनस के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल हमने इसीलिए बोला क्योंकि दो टर्मिनल हैं, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द two electrodes of the cell, that is cathode and the anode, when cell is in closed circuit। इस पे फोकस करना है, सेल क्लोज सर्किट में है, या तो ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो when some current is drawn from the cell। सिंपल सी बात है, सेल से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, इसका मतलब सेल को सर्किट में लगा रखा है, सर्किट को ऑन करके रखा हुआ है, तो सेल में से करंट लगातार बाहर आ रहा है, तो उसके जो प्लस और माइनस के बीच का डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और जैसे ही सर्किट को ऑफ कर देते हो, बैटरी में से कोई करंट बाहर नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। समझ गए? ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू वी माइनस आई, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। Here V is the terminal potential difference, E is the EMF, I is the current in the circuit, and R is the which resistance? This is known as internal resistance, internal resistance of cell। सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन होता है, तो देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, उस पर भी आप ध्यान देंगे अच्छे से। देखो मैं सेल बना देता हूँ, इधर एक एनोड है, एक कैथोड है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, ये सेल क्लोज है, इसके दो ये इलेक्ट्रोड्स हो गए प्लस और माइनस, इसको मैं प्लस कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं माइनस कंसिडर कर लेता हूँ, और सर्किट में यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक ऐसे करके बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो जब भी हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल करंट। किसकी? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। क्या होती है? प्लस से। कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को ध्यान से सुनना आप। करंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो मोबिलिटी होती है पॉजिटिव चार्ज की कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेस मोबिलिटी होने के कारण नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो फिर हम कंसिडर कैसे करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है? वो तो करता ही नहीं। और अगर आप कंडक्टर की बात करोगे तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज वैसे भी मूव नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक प्रकार से प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर तो प्रोटॉन आएगा ही नहीं, तो प्रोटॉन फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है? वो हमारा अजम्पशन है सिंपली, क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो सिंपल सी बात है प्रोटॉन किधर जाएगा, अगर जा सकता तो। अगर प्रोटॉन जाने के लिए फ्री होता तो किधर जाता? नेगेटिव की तरफ जाता, है ना। तो बाय डिफॉल्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट?
नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सिंपली करंट बोलता है जो कन्वेंशनल ही अंडरस्टूड होता है, तो प्लस टू माइनस। तो यहाँ दो टाइप से आते हैं। इस प्रकार से जब मैंने कनेक्ट किया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड एरिया ये है, तो आउटसाइड द सेल डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आउटसाइड द सेल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू। अगर इनसाइड की मैं बात करूंगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, यहां आया, अब यहां भी करंट को आना पड़ेगा, तो यहां करंट की डायरेक्शन होती है ये। इनसाइड डायरेक्शन क्या हुई, इनसाइड हुई नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल, तो बच्चों को आउटसाइड याद होता है, वो प्लस से माइनस लिखेंगे, जबकि इनसाइड क्या होता है, माइनस टू प्लस होता है, आउटसाइड क्या होता है, प्लस टू माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, देखो अब सेल के अंदर करंट फ्लो करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अंदर कहाँ करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बीच में कोई ना कोई मीडियम है ना, तो ये मीडियम भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, इसको ऑब्स्टेकल्स लगेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन देगा इसको, और उसके कारण यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो नाम से इंटरनल, सेल के अंदर का, सेल के अंदर ही अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा है दैट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। रीजन क्या होते हैं, क्यों होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको आपको नोट करके रखना होता है। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसको डिपेंड करने का जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका नेचर क्या है, गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं, ठीक है ना। गुड कंडक्टर होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो गुड कंडक्टर नहीं है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और ये सेपरेशन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। थर्ड क्या है, टेम्परेचर ऑफ सेल। सेल का टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम, बताओ। अब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सेल का रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा, अगर मैं सिंपली क्वेश्चन है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेल देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल, ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, बोलिए। डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और पढ़ा था हमने कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज होता है, मेटल्स का इंक्रीज होता है। तो इसके बीच में कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना आप, डालते ही नहीं डालते इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के कारण इसके अंदर जो करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ द सेल। फोर्थ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल रखा है उसका नेचर कैसा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। वीक का मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री में आपने डिसोसिएशन पढ़ा होगा, जैसे आपके पास CH3COOH वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, अगर इन दोनों का मैं इलेक्ट्रोलाइट बनाऊं, CH3COOH और H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट बनाऊं, तो ज़्यादा कंडक्टिंग कौन होगा, H2SO4 ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में।
CH3 शेड्यूल आयन में डिसोसिएट नहीं होता। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रोलाइट आप सेलेक्ट कर रहे हो सेल के लिए, और वो इलेक्ट्रोलाइट अगर कंप्लीटली आयन्स में डिसोसिएट होता है तो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा वो, क्योंकि आयन्स ज़्यादा होंगे कैरी करने के लिए। ठीक है, ये नेचर्स के ऊपर जो सेल का इंटरनलाइजेशन डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले को देख के ऑलवेज हमें पता चलता है कि जो V होता है वो लेस देन E होता है। V क्या होता है, लेस देन E होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लेस देन किससे होता है, EMF से। पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन किससे होता है, EMF से होता है। बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, इस बात को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन पोटेंशियल डिफरेंस बी ग्रेटर देन EMF? कैन पोटेंशियल डिफरेंस बी ग्रेटर देन EMF? क्या ऐसा हो सकता है कि V ग्रेटर देन E? इज इट पॉसिबल? यस और नो? फॉर्मूला तो मुझे, ये फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि E में से IR सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है। V लेस होगा, E ज़्यादा होगा। डेफिनेशन भी यही बोल रही थी कि EMF क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, लेस देन मैक्सिमम होता है ना। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो नो में तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हालांकि जो बच्चा इस पर फोकस करेगा वो नो आंसर ही लिखेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, V की दो इक्वेशन होती हैं। V इज इक्वल टू E माइनस IR भी इक्वेशन होता है, और V इज इक्वल टू E प्लस IR भी इक्वेशन होती है। अगर ये इक्वेशन है तो ये पॉसिबल है, ये है तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको सोचना ये है कि ये इक्वेशन कब होगी, ये कब होगी। ये इक्वेशन कब होती है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, या आप कहो कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल को यूज कर रहे हो आप, बैटरी आपके पास है और बैटरी में से लगातार करंट खींच रहे हो। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। मोबाइल फ़ोन को आप गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कॉल कर रहे हो, है ना। तो उस दौरान क्या होती है, आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, बैटरी से करंट लगातार कंज्यूम हो रहा है। इन दैट केस रिलेशन इज V इज इक्वल टू E माइनस IR, एंड इन दिस केस V इज लेस देन E। दूसरा केस आपके पास ये है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। आपने काफ़ी टाइम तक कॉलिंग की, वीडियो देखा, और उसके बाद आपने देखा कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। आपने क्या किया, मोबाइल फ़ोन को निकाल के चार्जिंग में डाल दिया। चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जो एक्सटर्नल करंट है जो चार्जर से आ रहा है, वो आपकी बैटरी के अंदर क्या कहता है, लगातार चार्ज को स्टोर कर रहा है। और वो तब पॉसिबल है, मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 4.7 वोल्ट की है, तो चार्जर 4.7 वोल्ट से ज़्यादा करंट ही, वोल्टेज ही सप्लाई करेगा उसको। अगर 4.7 से कम का वोल्टेज का चार्जर लगाओगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो उस बैटरी को चार्ज करना है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 5 और 6 और 7 वोल्ट तक का पोटेंशियल उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इन दैट केस रिलेशन इज V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये कब होता है, व्हेन सेल इज चार्जिंग। जब सेल को चार्ज करते हो तो EMF कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन जब सेल को डिस्चार्ज करते हो, करंट ड्रॉ करते हो सेल से लगातार, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। दोनों रिलेशन को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक ग्राफ आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का फ़ायदा ये है कि आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर भी मिल जाते हैं, डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने के, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, और कुछ क्वेश्चन है तो सिर्फ जिसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसे होते हैं कि जैसे आपने स्टेटमेंट देखा तुरंत आंसर पे आपका क्लिक चला जाएगा। तो ऐसे टाइप में, जैसे अभी पीछे हमने 3-4 ग्राफ देखे थे, मेटल्स के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसे बनेगा, एलॉयज के लिए कैसे बनेगा, है ना, कॉन्स्टेंट मैग्नीन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो वो अगर आपने 1-2 बार अच्छे से समझ के किया हुआ है, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर वेरिएशन आएगा मैग्नीन वायर के लिए, तो तुरंत आप इस प्रकार से इस ग्राफ को सिलेक्ट कर देंगे, है ना। तो डायरेक्ट आंसर भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के देखते ही मिलते हैं उनके आंसर। देखिए इसमें एक ग्राफ बनता है, जैसे V इज इक्वल टू E माइनस IR है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हुआ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई क्या है? करंट। इसको लिखा जा सकता है E डिवाइडेड बाई आर और इंटू आर, E बाई आर लिख सकता हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेल है, इसका EMF कितना है? E। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। इसको इस प्रकार से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। जब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता हूं तो आपके पास देखो कि सर्किट में करंट जाएगा, सर्किट में करंट जाएगा। अब ये करंट मैं यहाँ पे R नहीं लिखूंगा, ये करंट कितना होगा? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, है ना। तो I किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल अप्लाई कौन कर रहा है? E कर रहा है। यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी? E। रेजिस्टेंस कितना है? एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक ये रहा, तो रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? R प्लस R, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, सोल्व करता हूँ। V इज इक्वल टू ई लिया मैंने कॉमन, यह आया 1 प्लस R 1 माइनस R डिवाइड बाई R प्लस R, ये बनेगा। और V इज इक्वल टू ई इंटू, इसको जब सोल्व करोगे पूरी तरह से करके दिखा देता हूँ, यह आएगा, है ना। R से R कैंसिल हुआ, ये क्या बन गया आपके पास? ई आर डिवाइड बाई R प्लस R। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? E डिवाइडेड बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई R। R कॉमन निकाल लिया यहाँ से मैंने, है ना। तो R कॉमन लूँगा तो 1 प्लस R डिवाइड बाई R, और R कॉमन लिया उससे ऊपर वाला R कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन बनी E डिवाइड बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई R। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ अच्छे से ध्यान रखना आप। इक्वेशन आपके पास क्या आई? V इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाई R। ठीक, ये मतलब V का और R का, V और R का ग्राफ बनाना है मुझे। इधर रेजिस्टेंस है और इधर क्या है? V है। अब देखो, अगर इफ R इज इक्वल टू 0, R को क्या कर दूं? 0 कर देता हूं। R को 0 कर दोगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो R बाई R समथिंग बाई 0 क्या होती है? इन्फिनिटी। समथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये इन्फिनिटी हुआ, 1 ऐड किया, इन्फिनिटी बना, एंड समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अगर R की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ, EMF की डेफिनेशन पे। अब EMF की डेफिनेशन हमने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब सेल सर्किट में लगा दो। अगर सेल को सर्किट से बाहर कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तब नहीं होता, तब EMF होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी क्लियर बात हुई कि R नहीं था तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। इस प्रकार से R को मैं इंक्रीज करते करते कहाँ तक ले जा सकता हूँ? इन्फिनिटी तक ले जा सकता हूँ। दूसरा, इफ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, केस नंबर 2 ले लेता हूँ। अगर R की वैल्यू में इन्फिनिटी कर दूँ, इस R को इन्फिनिटी कर दूँ, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होती है? 0। समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 0 1, तो V किसके बराबर हुआ? E के बराबर हो जाएगा। तो उस दौरान V किसके बराबर हो जाएगा? E। और इन्फिनिटी से ज़्यादा R आप कर नहीं सकते, है ना। इसका मतलब होगा कि V और E कब बराबर होंगे? जब R किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका ग्राफ कुछ पहले तो देखो, R 0 था, R की वैल्यू 1 2 3 4 5 किया, तो V की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज होती चली गई, लेकिन वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सेल में कितनी हो सकती है? EMF के बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इंक्रीज हो रहा था, होता होता और फिर इस प्रकार से सैचुरेट हो जाएगा, फिर इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जब ये किसके बराबर हो जाएगा? EMF के बराबर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये क्या है? ग्राफ बिटवीन V एंड R, V का और
आर का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी एंड आई के बीच का ग्राफ करना है, वी का और आई का ग्राफ करना है। देखो ई तो दूसरा लिखना है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी एंड आई, वी और आई के बीच का ग्राफ करना है। देखो कैसे करेंगे। आपके पास एक मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, वेरिएबल होता है, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे, v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, आई आर को पहले, ई को बाद में लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो ई कांस्टेंट है जो सी के बराबर है, माइनस आई इंटू आर, आई कम ज्यादा होता चला जाएगा, आर इसका रेजिस्टेंस है जो गिवन सेल के लिए कांस्टेंट होता है ना। तो इसका मतलब यहां से अगर इनका ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, किस किस का, V का और I का। I कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे X कम ज़्यादा होता था वैसे यहाँ पे I हो रहा है, और इसका इस प्रकार से लाइन आएगी एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसके आज कुछ आपके प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ, प्रॉब्लम देख लेना, प्रैक्टिस करना उनकी।